जी स्टार्ट करें सर। ओके ओके। सो कल हमने डिस्कस किया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, और आज हम जा रहे हैं टू डिस्कस द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, लेजर पॉइंट। ओके। सो कल हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, और उसमें जितनी भी डिटेल ज़रूरी थी आपके इस बीएस कोर्स के हवाले से वो हमने कर दी है। बाकी आप लोग किसी बुक में आपको इसके बारे में कोई भी मजीद एक्सप्लेनेशन मिलता है तो आप लोग ज़रूर किया करें, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो जस्ट किया कर ले। किसी भी लेक्चर के दौरान भी हम कर सकते हैं, और अगर आप लोग समझते हैं कि आपने इंडिविजुअल डिस्कस करना है तो आप इंडिविजुअली भी डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वट जो भी आप लोगों का चॉइस हो। सो जनरली तो हम रेड डे जनरली तो हम थर्मोडायनामिक लॉस के बारे में एक समरी हम पहले लेक्चर में कर चुके थे कि कौन सा थर्मोडायनामिक लॉ जो है वो सिस्टम के कौन से एस्पेक्ट को जो है वो एड्रेस करता है, और फिर उस एस्पेक्ट को एड्रेस करने के लिए हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, ताकि उसी को यूज करके हम उस एस्पेक्ट को या उस प्रॉपर्टी को जो है वो हम डिटरमिन कर सके। ओके। सो यहाँ पे हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है, जो कि सिस्टम के एक खास एस्पेक्ट को, जिसमें यह है कि अगर सिस्टम इवॉल्व कर रहा टूवर्ड इक्विलिब्रियम तो उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें। जी सर स्क्रीन शेयर नहीं है हमारे साथ। ओके सॉरी, ओके सॉरी। ओके, अब आ रहा है स्क्रीन? जी सर अब आ रहा है। ओके सॉरी। सो we were talking about the second law of thermodynamic. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है दैट इज, अगर इसकी हम स्टेटमेंट करना चाहे तो दैट इज इट इज द स्पॉन्टेनियस, ओके, दिस इज द स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि वो खुद ब खुद हो रहा है, एक नेचुरल प्रोसेस हो। इवोल्यूशन है ज़ाहिर है कि चेंज हो रहा है, कि सिस्टम जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, सो वी कॉल इट इवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी होगी कि जो हमारे इंसान है या बाकी जो जानवर है वो किस तरह से एक खास स्पीशीज से इवॉल्व होके मौजूदा फॉर्म में आ गए हैं। तो इवोल्यूशन का मतलब है कि कोई आपका किसी भी सिस्टम का कोई इनिशियल स्टेट है, और वो उस इनिशियल स्टेट से चेंज हो रहा है किसी दूसरे स्टेट में। सो इफ दिस इज अ स्पॉन्टेनियस evolution, mean this is a natural process. Okay, so the spontaneous evolution of a thermodynamic system towards equilibrium, और जाहिर है किसी भी सिस्टम की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है इवोल्यूशन की, वो हमेशा इक्विलिब्रियम ही की तरफ होती है। इसलिए कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है दैट इज ऑलवेज अ स्टेबल स्टेट। आप लोगों मैकेनिक्स में भी आप लोगों ने इक्विलिब्रियम डिस्कस किया होगा। तो इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अ स्टेबल स्टेट, और किसी भी सिस्टम की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ होती है।
क्योंकि कोई भी सिस्टम जो है वो अनस्टेबल स्टेट में ज्यादा देर तक सर्वाइवल नहीं कर सकता। सो जब भी इसको स्टेबल स्टेट मिलता है वो हमेशा अपने स्टेबल स्टेट की तरफ जाना पसंद करता है। ये किसी भी सिस्टम की ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। तो अगर हम थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात करें तो जो नेचुरल टेंडेंसी है टुवर्ड इक्विलिब्रियम दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी। मतलब अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि सिस्टम जो है वो इवॉल्व कर रहा है टुवर्ड इक्विलिब्रियम। या डायरेक्शन से मतलब बिल्कुल बिल्कुल वही जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो नहीं है। ओके क्योंकि आप लोग कहेंगे कि भाई इंट्रॉपी तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन कहाँ से आया। तो डायरेक्शन का मतलब है कि किस मूड में या टाइम टाइम को भी आप एक डायरेक्शन कह सकते हैं। जिस तरह वो उसको हम टाइम एरो भी कहते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल कोई प्रोसेस चल रहा है तो दैट प्रोसेस ऑलवेज प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग टाइम। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो लेक्चर है ये भी एक प्रोसेस है। तो ये 12 बजे जो है हमारा लेक्चर शुरू हुआ है और ये जैसे जैसे ये लेक्चर अपने एंड की तरफ जा रहा है तो टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो लेक्चर है दैट इज इवॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग टाइम। अभी जब अगर आप स्टॉप वॉच ऑन करते हैं तो पहले 0 सेकंड फिर सेकंड फिर जो है वो मिनट और इस तरह आगे घंटों के हिसाब से जो है वो टाइम जाता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो इसका मतलब भी तकरीबन तकरीबन वही है जो हम टाइम के हिसाब से देखते हैं कि कोई प्रोसेस शुरू होता है। फॉर एग्जांपल कोई मैच शुरू हो रहा है, कोई फुटबॉल मैच शुरू हो रहा है, वो 1.5 घंटे का या वट जितना भी 90 मिनट का मैच है। तो वो स्टॉप वॉच आप ऑन कर देते हैं और मैच शुरू हो रहा था और मैच जो है अपने एंड की तरफ जो है वो प्रोसीड कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग टाइम। सो इसी तरह अगर हम थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात करें और इसकी नेचुरल इवोल्यूशन की बात करें टुवर्ड इक्विलिब्रियम सो दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी। कल हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के हवाले से बात की थी कि दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो उसके अपोजिट है। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। जो प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी है वो ये है कि अगर हमारे पास एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी जो है हमेशा इंक्रीज करेगी। और अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो एनर्जी का अगर आप देखें तो दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन जो एंट्रोपी है इसके ऊपर कंडीशन है। अगर प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है तब तो कंजर्वेशन ऑफ एंट्रोपी होती है। लेकिन अगर प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है तो उस केस में एंट्रोपी कंजर्व नहीं होती बल्कि एंट्रोपी जो है हमेशा इंक्रीज करती है। सो व्हाट डज इट मीन कि एंट्रोपी की दो पॉसिबिलिटीज है। या तो एंट्रोपी चेंज नहीं होगा उस वक्त जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो, और अगर हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगा। जो ओवरऑल एंट्रोपी है वो डिक्रीज नहीं होता। एंट्रोपी या तो चेंज इन एंट्रोपी या तो जीरो होता है और या पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव चेंज का मतलब है कि वो इंक्रीज कर रहा। तो जिस तरह वो शुरू में मैंने बात की जी तकरीबन वही बात की कि हम ये जानना चाहते हैं कि सिस्टम जो है वो किस डायरेक्शन में इवॉल्व कर रहा है। जिस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है सारी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक वो सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था कि कोई सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। दूसरा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक था वो बात कर रहा था कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर ट्रांजिशन हो रहा हो तो कौन सी चीज जो है वो चेंज होगी। तो जाहिर है दैट वाज द इंटरनल एनर्जी। अब उस
पहले जो दो लॉज है वो सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं करते। ओके, क्योंकि पहला जो है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात करता है और दूसरा जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने की बात करता है। अब ये जो दोनों चीजें हैं ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि सिस्टम जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाएगा तो वो कौन सा रूट फॉलो करेगा, कौन सी डायरेक्शन जो है वो फॉलो करेगा। तो इस वजह से जो पहले दो लॉज है, जो जीरोथ लॉ था और फर्स्ट लॉ था, उससे सिस्टम की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पॉसिबल नहीं थी। लिहाजा हमें एक दूसरी लॉ की जरूरत है जिसको हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का नाम दिया हुआ है, और ये हमें इवॉल्विंग सिस्टम के बारे में जो है बता रहा है कि कोई इवॉल्विंग सिस्टम जो है वो कौन सा रूट फॉलो करेगा। और उस चीज को फिर हमने डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक क्वांटिटी की जरूरत होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होगी, जिसकी मदद से हम ये बता सके कि आया सिस्टम इवॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, और तो उसके लिए हमें ये एंट्रोपी, तो एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है अपने इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। ओके, सो एंट्रोपी है क्या? दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द thermodynamic system that tells us about the proper direction of a spontaneous thermodynamic process. तो एक स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनामिक प्रोसेस अगर हो रहा है तो वो कौन सा नेचुरल रूट फॉलो करेगा, इस चीज को मालूम करने के लिए वी नीड दिस प्रॉपर्टी विच इज नोन एज द एंट्रोपी। अब जाहिर है सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है, तो एक इनिशियल स्टेट होगा और सिस्टम जो है वो फाइनल स्टेट, इसका इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि हम चेंज की बात कर रहे हैं, इवॉल्विंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी है दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। कुछ जगहों पे हमें एंट्रोपी की जरूरत होती है कि एक खास पॉइंट पे हम ये देखें कि इसकी एंट्रोपी कितनी है, लेकिन जनरली अगर हमने इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, इवॉल्विंग सिस्टम को डिस्कस करना है, तो उसके लिए जो जरूरी चीज है वो चेंज इन एंट्रोपी है। इसी तरह कल शायद ये बात हम बताना भूल गए कि जो इंटरनल एनर्जी है वो भी एक स्टेट फंक्शन है, और इंटरनल एनर्जी की अपनी एब्सोल्यूट या स्पेसिफिक वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटरनल एनर्जी अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहा है। इसी तरह अगर एंट्रोपी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो इवॉल्व कर रहा है टुवर्ड इक्विलिब्रियम। दैट इज व्हाई हमारा जो ज्यादातर इंटरेस्ट होता है वो अम, एक मिनट, एक वो बच्चा मुझे कह रहा है कि कोई बाहर से कोई मेहमान आया हुआ है, मैं जरा देखता हूँ कि कौन है। ठीक है, एक मिनट, एक 5 मिनट में फिर वापस ज्वाइन कर देते हैं। इस दौरान अगर आप लोग आपस में कुछ डिस्कस करना चाहे तो कर ले। असद, मैं 1-2 मिनट में आता हूँ बाहर, कोई पता नहीं कोई इमरजेंसी है। ओके, श्योर सर, ठीक है सर। आपस में अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। असद क्या डिस्कस करें? So the recording को stop कर देना। मैं रिकॉर्डिंग के मैसेजेस हम राजी खाच मैसेज लिखिएगा, मैसेजेस हम पर राजी। सही था।
अच्छा सॉरी, वो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई। तो बात हम कर रहे थे, कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है असद? जी सर, आ रही है। ओके ओके। तो बात हम कर रहे थे चेंज की, कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो चेंज है एज कंपेयर टू इसकी अपनी जो फिक्स वैल्यू है उसकी। तो जो चेंज इन एंट्रोपी है उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन है, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी। वो जो क्यू आपको पता है, हीट supplied to a system, or it could be any type of energy, but generally it's related with heat. So this is from, sorry, initial state I to final state A. और ये जो इक्वेशन है, you keep this point in mind कि this is for the reversible process. शायद आप लोगों को पता हो कि हमारे पास थर्मोडायनामिक में दो किस्म की प्रोसेसेस होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। आगे हम जाएंगे कि हम फिर इरिवर्सिबल के लिए इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। बहरहाल एट द मोमेंट ये जो इक्वेशन है, दिस इज फॉर द रिवर्सिबल process. So you can say this is a definition of the change in entropy of the system when the system evolved from the initial state I to the final state F at a fixed temperature with the exchange of heat with the surrounding. अच्छा, जनरली आप लोगों ने ये वाला इक्वेशन देखा होगा, एंड दिस इज जनरली यूज फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, वो जो प्रीवियस पेज पे जो इक्वेशन था वो ये वाला था। तो अब हमारे पास अगर प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, तो इसका मतलब है कि टी कांस्टेंट है, तो टी को हम यहाँ बाहर निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास डी क्यू आ जाएगा। तो डी क्यू को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्यू आ जाएगा, और जब ये आई और एफ लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो क्यू एफ माइनस क्यू आई, तो क्यू एफ माइनस क्यू आई को फिर आप डेल्टा क्यू लिख सकते हैं। तो जनरली जब आप चेंज इन एंट्रोपी की रिलेशन लिखते हैं सिंपली, तो स्पेशली ये जो एफएससी में, या हो सकता है कि आप लोगों ने अपने जो पहले सेमेस्टर में थोड़ा बहुत थर्मोडायनामिक पढ़ा है, वहां पे आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ा हो। सो दिस इज फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। और यहाँ पे जो टी है ये हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज होगा। हो सकता है कि कोई इस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो कि जिसमें आपको टेम्परेचर जो है वो दिया हो सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में, और आपने चेंज इन एंट्रोपी मालूम करना हो, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट स्केल में। एंड आई होप कि आप लोगों को ये पता है कि किस तरह से हम सेंटीग्रेड स्केल को या फ़ारेनहाइट स्केल पे टेम्परेचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन या एब्सोल्यूट स्केल के लिए। और वैसे भी एक जनरल रूल ये है कि जहाँ पे आपके पास सिंगल टी हो, डेल्टा टी ना हो, तो वहां पे टेम्परेचर का मतलब हमेशा हमेशा जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। और जहाँ पे डेल्टा टी हो, तो वहां पे अगर आप सेंटीग्रेड स्केल और एब्सोल्यूट स्केल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एब्सोल्यूट स्केल और सेंटीग्रेड स्केल के दरमियान जो 2 डिग्री के दरमियान जो फर्क है वो एग्जैक्टली सेम है। अलबत्ता अगर फ़ारेनहाइट स्केल हो तो फिर आपको या तो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है या आपने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये उस वक्त जब टी ना हो बल्कि डेल्टा टी हो। और जब टी हो जिस तरह से इस इक्वेशन में है, तो फिर आपने हमेशा हमेशा जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का स्केल ही यूज करना है। अदरवाइज अगर आप सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट यूज करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो करेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को कोई ये कहे कि आप चेंज इन एंट्रोपी मालूम करें आइस की, अगर उसको कोई खास अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई करें, तो आइस ज़ाहिर है वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड में वो 0 होता है। तो अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो डेफिनेटली ये एंट्रोपी तो इन्फिनिट आएगा। तो एंट्रोपी तो इन्फिनिट नहीं होती, लेकिन अगर आप
0 के बजाय 273 डिग्री 273 केल्विन ऐड करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपके पास ये 0 नहीं आएगा बल्कि खास इसकी वैल्यू आएगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने टेम्परेचर स्केल जब यूज करना है सो दैट इज एब्सोल्यूट 0। अब जाहिर है एब्सोल्यूट स्केल जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यूज होती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास डेल्टा एस है इसका साइन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमेशा डिपेंड करेगा डेल्टा क्यू पे। तो द साइन ऑफ डेल्टा एस always depends on the sign of delta q, that is if heat is added to a system so delta s is positive। इसलिए कि जब आप हीट सिस्टम को ऐड करते हैं तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होता है। तो नीचे तो पॉजिटिव है ही, तो अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर हीट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम तो डेल्टा क्यू उसके नेगेटिव होगा। तो जब डेल्टा क्यू नेगेटिव तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास इस तरह का एक प्रोसेस हो थर्मल प्रोसेस और उसमें आप हीट जो है वो ऐड करते हैं या हीट रिमूव करते हैं तो सिस्टम की जो एंट्रोपी है उसका इंक्रीज या डिक्रीज जो है या जो वो डिपेंड करता है कि डेल्टा क्यू का साइन क्या है। अगर हीट आपने ऐड किया हुआ है तो एंट्रोपी में इंक्रीज आएगा और अगर आपने हीट रिमूव किया हुआ है तो एंट्रोपी में डिक्रीज आएगा। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो पैदा हो सकता है और वो ये कि वो मैं अगली स्लाइड पे डिस्कस करूंगा, लेकिन बहरहाल वो क्वेश्चन यहाँ पे हम अरेज कर सकते हैं। और वो ये कि पिछले स्लाइड पे हमने ये बात की कि एंट्रोपी जो है हमेशा इंक्रीज होती है और यहाँ पे जब हम ये कहते हैं कि डेल्टा एस इज नेगेटिव तो इसका मतलब है कि डेल्टा एस एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो ये तो एक किस्म की एक कॉन्फ्लिक्ट में बात आ गई है अपनी वो जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने बात की थी। तो आपके ख्याल में ये ऐसा क्यों है? कोई बता सकता है कि क्या कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव हो सकती है? जी, कोई एक बंदो। ओके, आपको नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज आप ध्यान में रख के और अगले स्लाइड पे इसको हम सर आ डिस्कस रहा करते है हैं। जी जी बताओ। सर। जब रूम टेम्परेचर पर वाटर होती है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। जब हम उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वो जब सॉलिड हो जाती है तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होती है सर। हम्म। तो ये क्यों, मतलब अब पिछले स्लाइड की तो अगर ये हम बात करें डिक्रीज जी, इन एंट्रोपी आ गई सर। तो हम तो कहते हैं कि एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होती, ऑलवेज इंक्रीज है। या तो जीरो होगा एंट्रोपी चेंज, तो या तो जीरो होगा मतलब रिमेन कांस्टेंट और या इंक्रीज होगा। तो इस केस में ये एंट्रोपी डिक्रीज कहाँ से हो रही है? ये क्वेश्चन ये था। ये जो मैंने जी, एग्जांपल दी थी ना इसमें तो सर तो डिक्रीज आ रहा है हमारे पास। तो ये तो नहीं होना चाहिए। या फिर ये स्टेटमेंट गलत है या वो जो प्रीवियस वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। सर हालांकि आगे दोनों पता ठीक है। नहीं। नहीं तो ये आगे जो पते का मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि अगर आपको आगे पता होता तो आप आराम से बता देते। बहरहाल नो प्रॉब्लम, ये अगले स्लाइड में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो वी गो ऑनवर्ड। ओके, जस्ट अ मिनट। हेलो, सलाम। Azapati, ఆఫీస్కి కేదో కనుక ఉదయం నుంచి రావాలని లేదు అగోలో వరకే సరేనా? हाँ हाँ, जब ज्यादा से 3 बजे टाइम की तमाशा होगा। ओके ओके ओके। ओ सॉरी अगेन फॉर द डिस्टर्बेंस। तो एक जरूरी कॉल आई थी। एनी हाउ, तो आगे
हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज को डिस्कस करने के लिए या उसको डिफाइन करने के लिए वी हैव टू टाइप ऑफ द अप्रोचेस। एक को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ओके। और ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि हीट जो है हमने सिस्टम को सप्लाई किया या नहीं किया। तो ये वाला जो है दिस इज द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। दिस अप्रोच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ हीट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है और ये हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम को ट्रांसफर किया है। तो या सिस्टम ने हीट सराउंडिंग की दी है या सराउंडिंग से हीट ली है। सो जो सिंपल या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एक खास टेम्परेचर पे कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है उसने लिया है या उसने दिया है। इसके अलावा जो दूसरा अप्रोच है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो है इट डिपेंड्स ऑन counting of ways in which atoms or molecule of the system can be arranged. So it depends upon the arrangement of the molecule. क्योंकि जब भी किसी सिस्टम के अंदर चेंजेस आ जाती है तो उसकी मॉलिक्यूल या एटम की अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। तो change in the state of the system is actually associated with the change in the arrangement of the molecule of the system. Okay, तो अगर हम ये देखें कि हम वो कितने डिफरेंट पॉसिबल वेज है जिससे हम ये सिस्टम की जो मॉलिक्यूल है या एटम है उसकी अरेंजमेंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो इसको फिर आगे हम एंट्रोपी के साथ जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं। सो ये जो एस्पेक्ट है इसको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच भी आप कह सकते हैं और इसको आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी आप कह सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे काउंटिंग की बात होती है, जहाँ पे डिफरेंट वेज की अरेंजमेंट की बात होती है, तो जाहिर है दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक। और आई होप कि आप लोगों ने अपने किसी प्रीवियस सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक पे जो है वो कोर्सेज पढ़े होंगे और इसमें जो वो हम परमुटेशन, कम्बिनेशन और डिफरेंट अरेंजमेंट और फिर किसी खास अरेंजमेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी है ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो हमारे इस कोर्स का जो सेकंड पार्ट है वो ज़ाहिर है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है और वहां पे जब हम उसकी बात करेंगे एंट्रोपी की तो उसको हम वो उसके लिए जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है ये वाला हम अडॉप्ट करेंगे और आप देखेंगे कि ये जो दोनों अप्रोच है वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट चेंज होती है तो उसका ओवरऑल जो असर माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर पे होता है और अगर माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर चेंज होता है तो उसका जो इनडायरेक्ट असर है वो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पे होता है। सो दोनों जो है दे आर वन एंड द सेम थिंग। तो पहले पार्ट में थर्मोडायनामिक का जो पार्ट है हम ये वाला अप्रोच अडॉप्ट करेंगे और फिर सेकंड पार्ट ऑफ द कोर्स जो है उसमें हम ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करेंगे। लेकिन जाहिर है हमारे पास जो है एंट्रोपिक का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से आया है तो साथ साथ ये दोनों अप्रोचेस जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे लेकिन फर्दर डिटेल जो है वो हम आगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो पार्ट है उसके लिए छोड़ देते हैं। अब जिस तरह से वो शुरू में हमने बात की थी कि हर सिस्टम की अपनी एक टेंडेंसी होती है टुवर्ड इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा एक स्टेबल स्टेट है और कोई भी स्टेबल स्टेट जो है उसकी पोटेंशियल जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेविटेशनल सिस्टम की बात करें तो कोई भी सिचुएशन जिसमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होती है तो वो हमेशा स्टेबल या इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। तो इसी तरह इसको आप जनरलाइज करें तो किसी भी सिस्टम में या किसी भी या थर्मोडायनामिक की अगर आप बात करें तो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो मिनिमम एनर्जी स्टेट है और मिनिमम एनर्जी स्टेट जो है हमेशा एक स्टेबल स्टेट होता है। तो जब हम पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे हम एक पोटेंशियल यूज करते हैं जिसको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कहते हैं और ये जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है इसको दिस इज अ स्टेट फंक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। और ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को हम
ए से रिप्रेजेंट करता है। ये हेल्महोल्ट्ज है, ये साइंटिस्ट है, उसके नाम पे है। हमारे पास दो किस्म की फ्री एनर्जीज है, एक को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं और एक को हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कहते हैं। एंड अगेन आई होप कि आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स पढ़े होंगे, जिसमें ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी है। तो जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, this is associated with the entropy through this relation. So A is the Helmholtz free energy, U is the internal energy, T is the temperature, and S is the entropy. So now you see that कि अगर आपने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को मिनिमम रखना है तो जाहिर है दैट विल बी द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए आपके पास फिर ये एस जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो जैसे जैसे एस इंक्रीज करता है, ये जो डिफरेंस है ये डिक्रीज करता जाएगा और सिस्टम जो है वो अपने इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा। सो फॉर अ थर्मोडायनामिक सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, ए मस्ट बी मिनिमम, व्हिच मीन दैट एस मस्ट बी मैक्सिमम। तो जैसे जैसे सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, ए डिक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे ए डिक्रीज होता जाएगा तो इसका असर जो है वो एंट्रोपी पे होगा। तो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो आगे बात दो चीजें हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट वही है कि जिसमें थर्मोडायनामिक पोटेंशियल जो है वो मिनिमम होते हैं, या यू कैन से कि जिसमें एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम होती है। अच्छा, वो जो पिछले स्लाइड पे मैंने बात की थी वो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में क्लियर कट आइडिया नहीं है। अभी तक जो मैंने जितना भी एंट्रोपी की मैंने बात की है, तो वहां पे मैं बात कर रहा हूँ एंट्रोपी एंट्रोपी। मैंने ये नहीं कहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और आई एम टॉकिंग अबाउट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। तो वो तो मैं जनरल एंट्रोपी की बात कर रहा हूँ। तो अब आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पे जब हम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम की बात करते हैं तो वहां हमारा मतलब है कि दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यू सी हियर, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो ये हमारे पास सिस्टम है और ये उसके बाउंड्रीज है। ओके, ये वॉल्स और पिस्टन जो है ये बाउंड्रीज बनाते हैं और ये उसके सराउंडिंग्स है। तो थर्मोडायनामिक में हम यूनिवर्स जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग को हम कहते हैं। तो ये ओवरऑल एक यूनिवर्स है, ओके, जिसमें आपके पास सराउंडिंग है और सिस्टम है। इस सराउंडिंग्स को एनवायरमेंट भी कहते हैं। तो सिस्टम सराउंडिंग से या अपने एनवायरमेंट से सेपरेट होता है थ्रू द बाउंड्री। तो दिस इज द सिस्टम और ये हमारे पास बाउंड्री है। इस बाउंड्री की आउटसाइड जो चीज है दैट इज सराउंडिंग, और इस बाउंड्री की इनसाइड जो चीज है द सिस्टम, और जो चीज सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है दैट इज नोन एज द बाउंड्री। तो जब हम एंट्रोपी की बात करेंगे तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आया वी आर टॉकिंग अबाउट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो जब आप एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम की बात करते हैं तो वी मीन दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम। और जब हम अगर हम एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपोजिट सिस्टम, जो कि हमारा ये जो ओरिजिनल सिस्टम है और प्लस इसके सराउंडिंग। तो वो जो बात हो रही थी, सो इफ एंट्रोपी इंक्रीजिंग, अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, इफ एंट्रोपी इंक्रीजिंग इन वन पार्ट ऑफ द सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ किसी एक पार्ट में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, सो इट डिक्रीजेज इन अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम बाय एन इक्वल अमाउंट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो पॉइंट अगर है, एक पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, अगर पॉइंट ए में एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो ये जो इंक्रीज आ रहा है दिस इज एट द एक्सपेंस ऑफ डिक्रीज एट अनदर पॉइंट बी फॉर एग्जाम्पल। अब अगर ये जो चेंज है दिस चेंज प्रोसीड थ्रू रिवर्सिबल प्रोसेस, तो यहाँ पे पॉइंट ए में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, उसमें जो इंक्रीज आ रहा है वो एग्जैक्टली बाय द सेम अमाउंट होगा जो कि पॉइंट बी में डिक्रीज आ रहा है, अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो।
लेकिन अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इंक्रीज यहाँ पे जितना आता है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द डिक्रीज। तो इस केस में अगर प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है तो सिस्टम के अंदर जो ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होगी, या यू कैन से एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। इसी तरह अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो इफ एंट्रोपी इंक्रीजिंग इन द सिस्टम इट डिक्रीजिंग इन द सराउंडिंग। तो ये यहाँ पे अगर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है क्योंकि अब सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ओके, तो अगर सिस्टम के अंदर कहीं पॉइंट पे एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रही है तो यहाँ सिस्टम से बाहर सराउंडिंग्स में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है बाय द सेम अमाउंट अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है। और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है तो यहाँ डिक्रीज कम होगा और यहाँ पे इंक्रीज ज्यादा होगा। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि अगर सिस्टम के अंदर एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है तो यहाँ सिस्टम से बाहर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। तो अगर ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है तो सिस्टम के अंदर जो डिक्रीज है वो सिस्टम के बाहर जो इंक्रीज है वो दोनों सेम होंगे। लेकिन प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल है तो सिस्टम के अंदर जो डिक्रीज है वो कम होगा और सिस्टम के बाहर जो इंक्रीज है वो ज्यादा होगा। तो यही वजह है कि जब हम पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है। जाहिर है अब अगर जो ग्लास की आपने एग्जांपल दी कि ग्लास जो रूम टेम्परेचर पे है, पानी उसमें है और वो रूम टेम्परेचर के साथ या रूम के सराउंडिंग के साथ जो है वो इक्विलिब्रियम में है, उसी ग्लास ऑफ वाटर को हम उठा के फ्रिज में रख देते हैं तो वो उससे हीट निकलना शुरू होता है, वो ठंडा होता है। ठीक है, तो अगर वहां पे डेल्टा एस जो है वो सिस्टम के लिए तो नेगेटिव है। ओके, लेकिन जो जिससे हीट निकल रहा है तो वो जो रेफ्रिजरेटर का जो कंपार्टमेंट है उसमें हीट एंटर हो रहा है, तो सिस्टम से हीट निकल रहा है। तो इस केस में ये आप देखें कि ये वाला ये स्थिति, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, और ये जो सराउंडिंग है वो रेफ्रिजरेटर का कंपार्टमेंट है। तो अब ये जो रेफ्रिजरेटर है ये ओवरऑल एक यूनिवर्स है जिसमें ग्लास ऑफ वाटर जो है वो एक सिस्टम है और उसका जो कंपार्टमेंट है वो सराउंडिंग है। तो सिस्टम से हीट निकल रहा है इसीलिए वो ठंडा हो रहा है, ग्लास से में जो पानी है उससे हीट निकल रहा है इसी वजह से वो ठंडा हो रहा है। तो वो हीट कहाँ जा रहा है, सिस्टम के रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट में जा रहा है। तो सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रही है और सराउंडिंग की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो यहाँ पे जितना डिक्रीज है वो यहाँ पे जितना इंक्रीज है वो दोनों के बराबर है। लेकिन अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो यहाँ पे जितना डिक्रीज है वो इस इंक्रीज से कम है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 यूनिट इंक्रीज आ रहा है और यहाँ पे 2 यूनिट डिक्रीज आ रहा है, तो ओवरऑल जो इंक्रीज है वो 1 यूनिट है। तो उस केस में यू सी कि अगेन एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रही है। सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन एंट्रोपी तो ये चीज स्पेसिफिकली होनी चाहिए कि आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स को कभी कभी हम आइसोलेटेड सिस्टम भी कहते हैं। ओके, तो यूनिवर्स से आप कुछ भी मतलब ले सकते हैं। अगर ग्लास में पानी है वो आपका सिस्टम है और आपने कमरे में जो है वो टेबल पे रखा हुआ है, तो अब ये पूरा यूनिवर्स है जिसमें ग्लास बजाते खुद जो है उसके अंदर जो पानी है वो सिस्टम है और बाकी जो कमरे का एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट वो है सराउंडिंग है। तो ओवरऑल ये एक यूनिवर्स बना रहा है। इसी तरह अब हमने बात की रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर का जो अंदरूनी खाना है वो सराउंडिंग है और उसके अंदर जो ग्लास है वो सिस्टम है और ओवरऑल रेफ्रिजरेटर को हम यूनिवर्स कह सकते हैं। ओके,
तो और बाकी जो हम आम यूनिवर्स के लिए बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका जो अर्थ है ये सिस्टम है, और अर्थ के अलावा जो चीजें हैं वो आपके सराउंडिंग में हुई, और बाकी जो है ये सारा यूनिवर्स है। ये आपका सोलर सिस्टम जो है, अगर वो सिस्टम है तो सोलर सिस्टम के बाहर जो सारी चीज है वो आपका सराउंडिंग होंगे तो वो भी यूनिवर्स आपके। या अगर आप अपने गैलेक्सी को देखे, अपने मिल्की वे को देखे, तो इस तरह ये आप कॉन्सेप्ट जो है आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये दो चीजें आपने जहन में रखनी है। सिस्टम के अंदर अगर चेंज होगा तो एक पार्ट में अगर चेंज पॉजिटिव है, दूसरे पार्ट में चेंज नेगेटिव है, प्रोसेस हो रहा है रिवर्सिबल तो पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज बराबर होगा। प्रोसेस हो रहा है इरिवर्सिबल तो पॉजिटिव चेंज ज्यादा होगा नेगेटिव चेंज से। इसी तरह अगर आप पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं तो अगर सिस्टम के अंदर चेंज नेगेटिव है तो सराउंडिंग में चेंज पॉजिटिव है। अगर सिस्टम के अंदर चेंज पॉजिटिव है तो सराउंडिंग में चेंज नेगेटिव है। तो अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो पॉजिटिव चेंज जो है वो नेगेटिव चेंज के बराबर होगा, और अगर प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है तो पॉजिटिव चेंज नेगेटिव चेंज से ज्यादा होगा। दैट इज वाई कि जब हम ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी की बात करेंगे सो वो आपके पास एक पॉजिटिव चेंज होगा। वो जो शुरू में मैंने बात की थी कि एंट्रोपी जो है दिस इज अ स्टेट फंक्शन, मीन एंट्रोपी जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो इसको आगे हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। तो अगर आपको याद है तो पिछले लेक्चर में हमने ये इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म में डिराइव किया था। तो इसी तरह हमें ये भी पता है कि डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। जो सी वी है दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। इसी तरह आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो पी हम लिख सकते हैं एन आर टी डिवाइड बाई वी, वेयर आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर हम इक्वेशन 2 और 3 को इधर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सो व्हाट यू कैन राइट एन सी वी डी टी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस एन आर टी डी वी बाई वी। इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं क्योंकि हमने एंट्रोपी को मालूम करना है, तो एंट्रोपी को हम एक साइड पर रखते हैं बाकी किसी दूसरे साइड पर रखते हैं तो ये आ जाएगा। अब हमने इस दोनों साइड को टी पे डिवाइड करना है तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम द इनिशियल स्टेट आई टू द फाइनल स्टेट एफ। तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा एस एफ माइनस एस आई। तो उस एस एफ माइनस एस आई को आप डेल्टा एस कह देते हैं। यहाँ पे सी वी और एन तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से आप बाहर निकाल सकते हैं तो आपके पास ये चीज आ गई है। इस तरह आपके पास ये चीज आ गई है। ये इसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास लॉग टी आ रहा है। लिमिट अप्लाई करें तो टी एफ डिवाइड बाई टी है। इसी तरह आपके पास ये। तो यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 4 को देखते हैं कि हमारे पास जो चेंज इन एंट्रोपी है वो इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और फाइनल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ओके, तो अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो एंट्रोपी चेंज होगा, अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो आपके पास एंट्रोपी चेंज होगा। तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट द स्टेट function. So the change in entropy delta S depends on the initial state Ti, Vi and the final state Tf, Vf. That is why we call it the state function. Okay. So आगे मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्विज दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपने पेन और पेपर जो है वो तैयार रखें। ठीक है, और मैं आपको एक छोटा सा क्विज दे रहा हूँ और आप लोग जो है
5 मिनट में करके जो है अभी अभी आप लोग मुझे सेंड कर ले। तो आप लोग अपने वो मैंने कल भी आपको कहा था कि जब आप लेक्चर सुनने बैठते हैं तो आपके पास जो है आपके पेन और पेजेस जो है वो होने चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें मैं स्लाइड पे लिख नहीं सकता और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि हम वर्बली एक्सप्लेन करते हैं, तो वो चीजें आपको इतनी देर तक याद नहीं रहती। तो बेहतर है कि आप लोग उसको नोट करते रहे, ताकि अगर आप भूल जाए तो कम से कम आपकी जो लेक्चर नोट्स है उससे फिर आप इसको दोबारा से देख ले। तो अगर आप लोगों के पेजेस और पेन तैयार है तो मैं क्विज की तरफ जा रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो जरा सुनने। जी जी। सर अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो उसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आती है, जिसकी वजह से चेंज इन एंट्रोपी बढ़ जाती है ना, पॉजिटिव आती है। तो हम कहते हैं कि अगर चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है तो वो इक्विलिब्रियम की तरफ प्रोसीड कर जाता है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम की तरफ प्रोसीड कर जाता है तो दूसरी तरफ उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। आई मीन अगर किसी सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो उसके इक्विलिब्रियम की तरफ प्रोसीड कर नहीं जाएगा, मतलब लो एनर्जी पे इक्विलिब्रियम गेन करेगा। तो यार यहाँ पे सर इस बात का क्या मतलब है? एक तरफ इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, दूसरी तरफ ये इक्विलिब्रियम की तरफ भी प्रोसीड कर जा रहा है। वो मैंने आपको बात की ना, यहाँ पे तो वही गलती जो है सब लोग कर रहे हैं, और ये मैंने जितनी डिटेल से बात की वही गलती आप दोबारा कर रहे हैं। मैंने कहा जब आप सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। अभी जब आप कहते हैं कि मैं हीट दे रहा हूं, तो आइसोलेटेड सिस्टम को तो आप हीट नहीं दे सकते। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यही है कि आपने उसको आइसोलेट किया हुआ है और कोई हीट वो बाहर से ले नहीं सकता। तो सर अगर हीट नहीं ले सकता तो उसकी चेंज इन एंट्रोपी कैसे इंक्रीज हो रही है? तो नहीं 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 इंक्रीज हो रही है ना, तो वहाँ वो सिस्टम इंटरेक्ट नहीं कर रहा सराउंडिंग के साथ, तो कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। जब कोई प्रोसेस नहीं होगा तो वो उसमें चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर सिस्टम जो है, जो जो आप बात कर रहे हैं कि मैं हीट दे रहा हूं, तो जब आप हीट दे रहे हैं, ओके, तो अब सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड नहीं है। ओके, तो जब सिस्टम की यहाँ पे इंट्रोपी बढ़ेगी तो सराउंडिंग इंट्रोपी कम होती है। वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है, तो सराउंडिंग से हीट ले रहा है तो सराउंडिंग इंट्रोपी कम होती है और सिस्टम की इंट्रोपी बढ़ती है। अब अगर ये हीट लेने का प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है, तो जितना हीट ये ले रहा है उतना ही वो जो हीट लेने की वजह से जितनी इंट्रोपी इसकी बढ़ती है उतनी ही यहाँ पे इंट्रोपी डिक्रीज होगी, तो दोनों जो ओवरऑल चेंज है वो जीरो होगा। लेकिन अगर ये प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है, तो यहाँ पे इंक्रीज ज्यादा होगा और यहाँ पे डिक्रीज कम होगा, तो ओवरऑल जो चेंज है वो पॉजिटिव होगा, वो इंक्रीज ही होगा। एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम के अंदर अगर आप बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया है कि एक ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया हुआ है और आपने उसमें बर्फ डाल दिया हुआ है और उसको फिर आपने आइसोलेट किया हुआ है। ओके, तो जाहिर है यहाँ पे दरमियान में बर्फ है। ओके, तो जाहिर है अब ये जो बाहर वाटर है वो वहाँ उसका टेम्परेचर ज्यादा है और बर्फ का टेम्परेचर कम है। तो जो सराउंडिंग में सिस्टम के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, सिस्टम के अंदर में जो वाटर के सराउंडिंग में जो सॉरी बर्फ के सराउंडिंग में जो वाटर है वो वहां से हीट लेगा, तो बर्फ का जो एंट्रोपी है वो बढ़ेगा और जो वाटर है सराउंडिंग में उसकी एंट्रोपी कम होगी। अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो रहा है तो जितना बर्फ का उसकी इंट्रोपी जितनी बढ़ती है वाटर की उतनी इंट्रोपी कम होती है और ओवरऑल चेंज जीरो होगा। लेकिन अगर ये प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है तो बर्फ की इंट्रोपी ज्यादा इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन द इंट्रोपी ऑफ द वाटर। सो ओवरऑल चेंज ये होगा कि सिस्टम के अंदर दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट पे जो है आपका बर्फ है और दूसरे पॉइंट्स पे आपके पास वाटर है। तो जहाँ पे बर्फ पड़ा है वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज ज्यादा है और जहाँ पे पानी है वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज कम है, तो ओवरऑल चेंज है वो पॉजिटिव होगा और हम कहेंगे कि एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है।
जी, समझ आया आपको? जी सर, बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम सर। सर जी जी, मेरा वालेकुम सलाम। क्वेश्चन है, सर ये एंट्रोपी हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्यों कंजर्व नहीं होती? ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके ओके, तो अब आप लोगों के मेरे ख्याल में पेन और पेजेस तैयार होंगे। हाँ, तो मैं आपको क्विज हमारे पास आ रहा है, आपके पास 5 मिनट है। फाइंड द चेंज इन ट्रॉपी फॉर आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, और इक्वेशन वही है जो बैक पेज पे है। या योर टाइम स्टार्ट नाउ। 12 बजे आपने एग्जैक्टली मुझे बताना है कि आपके पास रिजल्ट क्या, बल्कि आप करके उसकी तस्वीरें लेके मुझे 12 बजे से पहले पहले जो है वो सेंड कर लें। तो मैं अपना माइक बंद कर देता हूँ फॉर द टाइम भी, और 12 बजे मैं आप लोगों को दोबारा सर वो क्वेश्चन ज़रा दिखा दे, वो हमने नहीं लिखा अभी तक। अलग अच्छा था क्वेश्चन, निकली यार लक्षण के। The question कुछ असर भी दा लक्षण क्या यार? ग्रुप के ऊपर ग्रुप कनेक्शन को मंसूब नहीं।
ओके, लास्ट 1 मिनट। सर ये हम किस तरह आपको सेंड करेंगे सर? और तस्वीर लेके व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैंने अब नंबर दिया है आपको। स्क्रीन पे आपको ये जो मैसेजेस में जो है आपको नंबर नजर आता होगा। चैट में आ जाए, आखिर पे मैंने नंबर दिया। दोबारा लिख देता हूँ, 03444149 अगर किसी को चैट में नहीं मिल रहा तो वर्बली नोट करे, 03444149 और वैसे असद के पास भी है, वो आपकी ग्रुप में भी शेयर कर सकता है नंबर। ओके, 5 मिनट हो गए, तो अब हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। और इस क्विज के साथ साथ मैं आपको असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, ठीक है। जो रिलेशन पिछले स्लाइड पे हमने किया था, तो सर जी सर मेरा नेट खत्म हो गया था सर, तो अभी मैंने दोबारा से रिफिल किया तो मुझे भी पता चला कि आपने क्विज दिया है सर। तो कौन सा क्विज आपका है नाम सर ये? आपका नाम क्या है? शायान सर, शायान अहमद। तो सिर्फ आपका मैं लेट एक्सेप्ट करूंगा, बाकी किसी का नहीं। चलो खैर, सेंड कर दें। जी सर, थैंक यू सर। ओके एक्सक्यूज मी सर। सर जी, सर आपके नंबर पे तो व्हाट्सअप नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं आ रहा? सर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, लेकिन हम्म, असद मुझसे हमेशा व्हाट्सएप पे रब्ता करता है। असद, जी सर। मेरा ये नंबर जो है व्हाट्सएप पे है ना? जी सर जी। ये है सर, मैंने आपको सेंड कर दिया सर। हाँ, सर तो ये नंबर जरा दोबारा बता दीजिए तो। 03444149 ये मैंने लिखा भी है, आपकी चैट में जाए तो वहां पे लिखा भी है। बाकी असद से रिक्वेस्ट है कि वो भी आपके ग्रुप में मेरा नंबर सेंड करे। ओके, तो अब हम अपने बाकी लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो ये साथ साथ अब अगला असाइनमेंट भी नोट करें, ये कल के लिए है। ओके, तो पिछले स्लाइड पे अगर आप वो इक्वेशन देखें तो ये उसके जो दो पहला पार्ट जो है वो तो सेम है, सिर्फ वहां पे सी वी की जगह यहाँ पे सी पी आ रहा है, ठीक है। और टी एफ टी आई वही है, वहां पे पॉजिटिव था, बल्कि मैं उसको यहाँ से कॉपी भी करता हूँ तो आप लोगों को अभी पता चल भी जाएगा। एक हमारे पास ये है, सॉरी, जो ये है पिछले स्लाइड पे जो हमारे पास इक्वेशन था, इसको मैं थोड़ा बड़ा भी करता हूँ। ओके, तो यू सी हियर कि डेल्टा एस एन सी वी था, वहां पे यहाँ पे एन सी पी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये एक फर्क है। और वहां पे पॉजिटिव है, यहाँ पे जो है वो नेगेटिव है। ओके, और वहां पे वी एफ और वी आई है, और यहाँ पे पी एफ और पी आई है। ओके, सो अब आप लोगों ने ये रिलेशन जो है वो डिराइव करना है, और इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा हेल्प हैंड भी दिया हुआ है
कि आपने इंताल्पी का जो रिलेशन है वो इसके लिए यूज करना है। और मुझे पता है कि आप लोगों ने अपने पहले जो सेमेस्टर में थोड़ा बहुत थर्मोडायनामिक का कोर्स पढ़ा है, वहां पे आप लोगों ने इंताल्पी के बारे में पढ़ा, बल्कि केमिस्ट्री में भी आप लोग इंताल्पी पढ़ते हैं। और जब आप ये रिलेशन आप डिराइव करते हैं, तो जिस तरह से आप लोगों ने अभी इस इक्वेशन के लिए आइसोथर्मल और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कर दिया है, तो फिर आप चेंज इन एंट्रोपी मालूम करेंगे आइसोथर्मल और आइसो दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, समझ आया आपको असाइनमेंट में? या आप अगर आप वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मेरे ख्याल में आप लोगों के पास यही आ जाएगा, या आप जल्दी जल्दी नोट कर ले। और ये कल 12 बजे तक आप लोगों ने मुझे सेंड करना है उसी नंबर पे। नोट हो गया? मैं अगले स्लाइड की तरफ जाऊं फिर? जी सर। ओके, तो वो जो अभी बात हो रही थी, किसी ने क्वेश्चन किया था स्टूडेंट ने कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या मसला होता है। तो ये मसला है कि हमारे जितने भी ये रियल प्रोसेस होते हैं, इसमें फ्रिक्शन, टर्बुलेंस, बाकी ऐसी चीजें इन्वॉल्व होती है कि उसमें एनर्जी लॉस आती है। तो उस वजह से प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल नहीं रहता, बल्कि इरिवर्सिबल होता है। तो जितने भी रियल प्रोसेस होते हैं वो हमेशा सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात करते हैं, दिस इज एक्चुअली एन आइडियल प्रोसेस। ओके, जितने भी हमारे रियल प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे थे, तो वो हमने एक आइडियल सिचुएशन कंसीडर किया हुआ था कि आपने इतना वर्क किया है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 1 जॉल वर्क किया है तो 1 जॉल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है। लेकिन रियल प्रोसेस में इस तरह नहीं है, क्योंकि जब आप वर्क करते हैं और वो जो ये हमने एक ये वाला आप देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप वर्क करते हैं तो ज़ाहिर है ये जो पिस्टन है इसको आप नीचे लेके आएंगे। तो अगर आप 1 जॉल वर्क करते हैं तो सारा 1 जॉल वर्क जो है यहाँ पे एज इंटरनल एनर्जी अपीयर नहीं होता, क्योंकि इस वर्क का कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो फ्रैक्शन में ज़ाया होता है। तो अगर आप 1 जॉल वर्क करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि उसमें 0.2 जॉल वर्क जो है वो फ्रैक्शन में ज़ाया होगा। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज होगा वो 0.8 जॉल होगा, ना कि 1 जॉल। ओके, क्योंकि ये रियल प्रोसेस में हमेशा इसी तरह ही होता है। तो ज़ाहिर है उस केस में फिर आपके पास जो एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि हमेशा इंक्रीज करती रहती है। तो मतलब सर को इंक्रीज ही करेगी? जी, रियल प्रोसेसेस में हमेशा इंक्रीज करेगी, हमेशा। जी सर। ओके, सो अब वो जो हमने इक्वेशन शुरू में जो डेवलप किया था वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और हम कहते हैं कि सारे जो रियल प्रोसेसेस है वो इरिवर्सिबल है। अब तो ये मसला आ गया कि इक्वेशन हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस का है, और हमारे पास जितने रियल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल है। तो फिर हम एंट्रोपी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसका बड़ा जबरदस्त आंसर ये है कि हमारे पास जो एंट्रोपी है वो स्टेट प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, उस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे हमें लेके जाते हैं। ओके, सो एंट्रोपी इज अ स्टेट प्रॉपर्टी, therefore the change in entropy delta S for a system that proceeds from the initial state I to a final state F does not depend on the nature of process that change the system from I to F। वो उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे बात की। यू सी हियर, टेम्परेचर टी आई से टी एफ में कैसे चला गया है वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर का पता होना चाहिए। वॉल्यूम इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में कैसे आई है
उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का, या ये कह सकते हैं कि हमें इनिशियल स्टेट टी आई और वी आई का पता होना चाहिए और फाइनल स्टेट टी एफ और वी एफ का पता होना चाहिए। और अगर हम इस सिचुएशन में आए तो हमें इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल प्रेशर का पता होना चाहिए और हमें इनिशियल फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर का पता होना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक आए कैसे है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टेट फंक्शन का मतलब यही है जो कि हम कल के लेक्चर में काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है और इसकी जो चेंज है वो असल में इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है। दरमियान में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, चाहे मुख्तलिफ प्रोसेस है, ए बी सी डी वट एवर जितने भी प्रोसेस है, सबके लिए चेंज है सेम होगा अगर वो सारे के सारे प्रोसेस सेम इनिशियल स्टेट को सेम फाइनल स्टेट के साथ अगर कनेक्ट करते हैं। तो अब अगर हमने किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे क्या? ये दो स्टेप्स है वो हमने फॉलो करनी है, और जाहिर है ये जो दो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो वजह इसकी ये है कि हमारे पास जो एंट्रोपी है वो स्टेट फंक्शन है। सो पहले हमने करना क्या है, फर्स्ट फाइंड अ रिवर्सिबल प्रोसेस that connects the same two states, mean the same initial and final state. Any of the many such processes will do. बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होंगे, ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट के साथ। However, it makes sense to choose the simplest. बल्कि लेकिन आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट प्रोसेस जो आपने चूज करना है जो कि इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट के साथ कनेक्ट करे थ्रू अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस आप इमेजिन करें जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट को कनेक्ट करते हैं, और आप ये वाला फार्मूला सेकंड स्टेप में आप ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट वही होगा जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी है। फिर ये कि ये जो डी क्यू है वो कैसे चेंज हो गया है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोसेस चूज किया हुआ है। तो वो फिर आप वैल्यू लगा ले और ये फार्मूला अप्लाई करें तो आप एंट्रोपी चेंज मालूम करेंगे। तो असल में तो आपने एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मालूम किया है, लेकिन चूंकि एंट्रोपी चेंज जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए सेम है। सो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट आपके पास रिवर्सिबल के लिए आया हुआ है वही प्रोसेस जो है वो ओरिजिनल प्रोसेस के लिए भी होल्ड करता है। तो इसी तरह आप जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल भी है, डिस्कशन भी है आपके हॉलिडे रिजनिक की बुक में, एंड दिस इज फ्रॉम पेज नंबर 547 टू 551। ये पेजेस आप नोट कर ले, ये 47 भी इन्वॉल्व है और 51 भी इन्वॉल्व है। तो वहां पे उसने बहुत जबरदस्त आसान डिटेल है, डिस्कशन है, और हार्डली रिजनिक क्रेन वाला बुक है। ये ऑलरेडी आप लोगों ने अपने सेमेस्टर्स में जो है वो फॉलो किया हुआ है। इसको समझने में आई होप कि आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी, बल्कि हो भी सकता है कि ये जो चीज है ये आप लोगों ने वहां पे किया भी हो। अगर नहीं भी किया है तो नो प्रॉब्लम, आप लोग इस पेज से इस पेज तक हॉलिडे रिजनिक बुक पे जो है ये सारी डिटेल्स, वहां पे उसने 2-3 एग्जाम्पल किए हैं कि किस तरह से आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर ये वाला फार्मूला यूज करके आप इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बस कर देते हैं। ये हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के साथ जो डिटेल्स वाबस्ता थे वो तकरीबन हो गए हैं। बहरहाल अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है वो खत्म हुआ नहीं है। जिस तरह से मैंने वो वहां किया था कि हमारे पास एंट्रोपी को लेके हमारे पास दो अप्रोचेस है, एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है और एक जो है वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है। तो आगे हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के फर्दर डिटेल में जाएंगे जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल व्यू ऑफ एंट्रोपी।
और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, क्योंकि उसका ज्यादातर फोकस जो है वो एंट्रोपी भी है, तो हम भी ज्यादातर फोकस जो है वो एंट्रोपी ही पे करेंगे। जब आप एंट्रोपी को अंडरस्टैंड करेंगे तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है वो खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये आपका अगला टॉपिक है और इसको पहले से पढ़ के आए, बल्कि ये भी आप हॉलिडे रीजनिंग ही से पढ़ ले, वहां पे ये टॉपिक है भी, और आई होप कि आप लोगों ने शायद किया भी होगा, दोबारा से रिवाइज कर ले। तो जो स्टेटिस्टिकल व्यू ऑफ एंट्रोपी है, ये जितना बेहतरीन खूबसूरत उसमें HRK में दिया हुआ है, बाकी किसी दूसरी बुक में मुझे इतने बेहतरीन और सिंपल अंदाज में नहीं मिला, तो मैं भी ये टॉपिक जो है वो HRK से ही करूंगा। तो बेहतर है कि आप पहले ये वाली चीजें HRK से फॉलो करें, फिर वो जो टॉपिक है स्टेटिस्टिकल व्यू ऑफ एंट्रोपी ये करें, उसके बाद हम जाएंगे वो जो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, वो सारी चीजें जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे। सही है? तो यहाँ तक अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग का इश्यू है, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। सर ये असाइनमेंट कल किस टाइम सबमिट करनी है? जी कल आपने 12 बजे से पहले पहले सबमिट करनी है असाइनमेंट। सर ये असाइनमेंट जरा दिखा दें, वो हम तो वो सॉल्व कर रहे थे जो सर आपने क्विज दिया था, तो वो देखा नहीं। हाँ हाँ ये है जी सर। वो इस दौरान अगर किसी का कोई क्विज क्वेश्चन हो है, गया सर। क्विज हो गया, सर ठीक है। तो क्विज सेंड कर दिया सर। असाइनमेंट सर, असाइनमेंट क्विज सेंड असाइनमेंट कर दिया सर आपको। असाइनमेंट कल 12 बजे तक। सर कौन सी असाइनमेंट है सर, जरा दिखा दें तो। ये है ना, स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रहा? ओके सर, ओके सर। जी इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 असाइनमेंट में। पहले आपने रिलेशन डिराइव करना है, फिर आपने इसके लिए एंट्रोपी चेंज मालूम करनी है फॉर आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। जी और कोई बंदा जो कुछ पूछना चाहे? सर अगर ये स्लाइड हमारे साथ शेयर कर ले सर। नहीं स्लाइड में शेयर नहीं करूंगा, ये आपने बुक फॉलो करनी है, बुक में ये सारी चीजें है, ताकि ये तो बिल्कुल वो स्पून फीडिंग वाली बात है ना, आप पुख्तू को तो तैयार मड़ाई था। मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ ले, क्योंकि आप किसी एक चीज को पढ़ने के लिए आप कोई एक्स्ट्रा लाइन पढ़े तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और ये बहुत जरूरी है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो और बुक रीडिंग की आप लोगों की आदत बन जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर बुक भी फॉलो करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं ये सारी चीजें मैंने वहां से ली है, बुक से ली, किसी ये कोई वही मुझ पे नौजुबिल्ला नहीं होती कि मैं चीजें लिखता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, इधर उधर से चीजें कलेक्ट करता हूँ, आप लोग भी करें। आप लोगों की जरूरत जो है वो ज्यादा है मुझसे, कम से कम। जी कोई एकेडमिक हवाले से कोई क्वेश्चन करे, कोई कुछ आपको चीज समझ नहीं आई वटेवर, या अगर कल के लेक्चर में भी कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर नहीं है तो फिर नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक है, तो हम जो है अपनी मीटिंग यहाँ पे खत्म कर देते हैं। सही है असद, बस जी कर सर दे? जी सर सही है सर। ओके और इसके अलावा अगर आप लोगों की जहन में कभी भी कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है का, आप किसी भी टाइम जो है मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, वटेवर जो भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इसमें कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट ज्यादा क्वेश्चन करेगा उसको मैं इंटरनल मार्क जो है वो भी अच्छी दूंगा। ओके सो आप बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल ना डरे, जहन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है वो आप करते जाए। ओके यही से जो है वो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बढ़ती है। ओके अल्लाह हाफिज।
Recording stop. शयन का रिकॉर्डिंग करता है, कोई सीधा लिखता है। आओ फिर आओ।